नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और मैं भी मुख्यमंत्री के दूसरे एपिसोड में आज मैं आपसे बात करूंगी बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री यानी कि विनोदानंद झा की, जिनकी पहचान मुख्यमंत्री से ज्यादा जनता की नेता की थी और बिहार की राजनीति में उन्हें ईमानदार नेताओं में गिना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये समय था जब नेताओं के आगे ईमानदार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उनका पद जितना ऊंचा था, व्यक्तित्व उतना ही सरल था। किसी के सामने झुकने की बजाय सीधी बात करना पसंद करते थे। तो आज मैं आपको उनकी बात उनके व्यक्तित्व की तरह ही सरल और प्रभावशाली ढंग से आपके सामने रखूंगी। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, उनका जन्म 17 अप्रैल 1900 में झारखंड के देवघर में हुआ। उस टाइम पर देवघर जो था वो बिहार में था, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। वो मिथिला के ब्राह्मण परिवार से था, जहां पर एजुकेशन को खास महत्व दिया जाता है। अगर आप भी मैथिल ब्राह्मण से हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे। देवघर में गांव के स्कूल से ही उन्होंने शुरुआत की, स्कूलिंग करी और शुरू से ही उनकी संस्कृत और मैथिली भाषा में अच्छी पकड़ थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पटना जाकर उन्होंने अंग्रेजी और इतिहास पढ़ा। वहीं से उनकी राजनीति में रुचि बढ़ी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में पॉलिटिकल साइंस और लॉ कॉलेज से वकालत करी। वकालत ज्यादा नहीं की, मतलब उन्हें वकालत में उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनका मन नहीं लगा। शुरू से ही उनका जो झुकाव था वो राजनीति की तरफ था, जो कि कानून की पढ़ाई और उसका ज्ञान उन्हें राजनीति में काम आया, क्योंकि वो पहले से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन की ओर झुके हुए थे। पढ़ाई के दौरान ही गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं से प्रभावित थे। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने तय किया कि वो नौकरी या वकालत करने की बजाय समाज और देश की सेवा करेंगे। विनोदानंद झा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस जो थी उस समय पर आजादी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और इस दौरान वो कई बार जेल भी गए। यहाँ से छात्र युवा की नेता के रूप में उनकी पहचान बनी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनकी पहचान जो थी साफ सुथरे ईमानदार नेता के रूप में थी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के भीतर जो उनका संघर्ष था और लंबा योगदान था, इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस की प्रमुख नेता के रूप में वो शामिल हो गए और आगे चलकर बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में बहुत से सफल फैसले उन्होंने जनता के हित में लिए, जैसे कि भूमि सुधार। जी हाँ, किसानों को मजबूत बनाने के लिए जमींदारी अनुमूलन, जो कि पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण, उनके समय में पास किया गया था, लेकिन उसमें बची हुई जो खामियां थी उसको दूर करने पर इन्होंने जोर दिया। बड़े जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को देने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज किया। किसानों के हक में कई आदेश उन्होंने पास किए। विनोदानंद झा खेती को बिहार की रीढ़ मानते थे, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने कृषि को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि सिंचाई योजना बढ़ाई ताकि किसान बारिश पर पूरी तरह से निर्भर ना रहे। ग्रामीण इलाकों में खाद और बीज की जो सुविधा थी उसकी शुरुआत भी विनोदानंद झा ने ही की थी। और जैसे ही उनके घर में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस थी, वैसे ही उनका भी मानना था कि अगर बिहार का बच्चा पढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव स्कूल खोलने की योजना बनाई, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही बिहार को जो उद्योग के मामले में भी उन्होंने मजबूत करने की हर नामुमकिन कोशिश भी करी। आगे चलकर उन्होंने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार और ढिलाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। अफसरों को साफ संदेश दिया कि जनता की सेवा करना ही उनका असली काम है। सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने पर उन्होंने जोर दिया, जो कि सरकार में बैठे कुछ लोगों को खटक गया।
उस समय कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके लंबे शासन के बाद कांग्रेस जो था बिहार में वो दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ नेता जो थे विनोदानंद झा को अपना नेता मानते थे, लेकिन कई बड़े नेता उनके खिलाफ थे। यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी सरकार अस्थिर हो गई और उन्होंने एकता बनाए रखने की पूरी कोशिश करी, लेकिन विरोधियों ने उन्हें इतना परेशान किया कि यहाँ जो गुटबाजी थी वो आगे चलकर उनकी कुर्सी जाने का कारण भी बनी। 2 अक्टूबर 1963 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि कुल लगभग 2 साल 7 महीने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी अगर हम उसके बाद के उनके जीवन की बात करें तो इस्तीफा देने के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बनकर रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC में उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई। बिहार कांग्रेस को मजबूत करने का काम उन्होंने जारी रखा। वे धीरे धीरे देश की जो प्रदेश की राजनीति थे उससे हटकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेता बन गए। बाद में उन्हें मेघालय का राज्यपाल भी बनाया गया। विनोदानंद झा के व्यक्तित्व और छवि की अगर हम बात करें तो वो सादगी पसंद नेता थे, बहुत सादा जीवन जीते थे। कहा जाता है कि एक बार विनोदानंद झा मुख्यमंत्री रहते हुए अचानक बिना किसी सिक्योरिटी के देवघर के एक स्कूल में पहुंच गए। वहां बच्चों में बैठकर बात करी, उनके खाने पीने और पढ़ाई के बारे में पूछा और जब उनके प्रिंसिपल उन्होंने उनको सम्मानित करना चाहा, सम्मान से उनको कहा, जो पुकारा मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुख्यमंत्री मैं जनता के भरोसे से बना हूं, यहां मैं पहले आपका विद्यार्थी हूं। विनोदानंद झा का मछली कांड। आपको बता दें कि विनोदानंद झा खाने पीने के बहुत शौकीन थे और 1963 में जब पटना से उनके लिए मछली आई तो खुफिया महकमे से पता चला कि इस मछली में जहर है, जिस पर बहुत हो हल्ला हुआ। और हो भी क्यों ना, बिहार के मुख्यमंत्री के खाने में जहर की साजिश वाकई हैरान करने वाली थी। इसके लिए विनोदानंद झा ने तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख दिया और शिकायत कर दी। लेकिन क्या वाकई में विनोदानंद झा को कोई मारना चाहता था या ये इनका ही षड्यंत्र था अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का? विनोदानंद झा ने उन्हें मारने के साजिश के पीछे आरोप अपने ही कांग्रेस दल के नेताओं पर लगाया। कुल 15 लोगों से लगातार पूछताछ चलती रही, लेकिन इस घटना के 36 साल बाद इस मछली कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए राम लखन सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में इस कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और मछली कांड को विनोदानंद झा का षड्यंत्र ही बताया। बड़े पद पर रहते हुए भी उनका पहनावा और रहन सहन आम इंसान जैसा था। बिहार की राजनीति में उन्हें ईमानदार नेताओं में गिना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। वे बिना घुमा फिराकर बात किए बिना अपनी बात सीधी रखते थे और जिस टाइम पे ये सिचुएशन थी, पार्टी के अंदर गुटबाजी के समय भी उन्होंने झुकने की बजाय सीधी बात करना ही पसंद किया और अपने अंतिम समय में सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर रहकर शांति से जीवन बिता रहे थे। उनका निधन 1971 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद बिहार और देवघर, जो कि बिहार और देवघर अब जो कि झारखंड में है, लोगों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी और सादगीपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है। आम जनता में उनकी पहचान वहां नेता जिसने सत्ता तो पाई लेकिन सत्ता से कभी निजी लाभ नहीं लिया। उन्हें आज भी नेता के रूप में या ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्हें पद की ऊंचाई पाई लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सादगी और ईमानदारी बनाई रखी। देवघर और बिहार में कई हिस्सों में उन्हें जनता का नेता कहा जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अब कल मैं आपसे बात करूंगी बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय की, जिन्हें अगर मैं गरीब किसान और मजदूरों का नेता या मसीहा बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। और वे इस बात को मानते थे कि सत्ता का मतलब कुर्सी नहीं, जनता की सेवा है। यहां तक कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये साबित भी किया
कि ये नेता जनता के बीच का है, ना कि सिर्फ कुर्सी पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।